से समलम चतुर्भुज पढ़ा बनने की, बहुत सारा कुछ पढ़ा, चतुर्भुज ही पढ़ा पूरा है ना। उसमें एक हिस्सा समलम चतुर्भुज है और चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। क्योंकि तो आज आगे की चर्चा होगी वृत्त के आसपास, ठीक है। वृत्त अगर आज हम खत्म कर लेंगे आराम से, आखिर में कुछ प्रश्न लिए हुए हैं उसको भी हम निपटाएंगे, और फिर पूरा 4-5 दिन अच्छे से क्षेत्रफल, परिमेय और आयतन के ऊपर ध्यान देंगे। क्योंकि अमूमन जो भी 2014 और 16 का पेपर देखा गया है उसमें अधिकांश क्वेश्चन आयतन से रिलेटेड, तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने जैसे बताया आपको, गुण यानी कि प्रॉपर्टीज़ के इर्द गिर्द 1-2 क्वेश्चन ही बनते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बनते, ठीक है। तो आज का हम कंटिन्यू करते हैं सर्कल से। हिंदी क्लास सोच के आ गए थे क्या आज? अच्छा, आप लोग को अगर जाना है तो आप जा सकते हैं, नहीं, क्योंकि आपको अपना समय बर्बाद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अबे तेरी क्लास वहाँ है। हाँ, इंचार्ज का मैनेजमेंट लिखते हैं ना, तेरे को चाहिए क्या अभी? क्लास रिकॉर्डेड कैमरा चाहिए। उनको बोलना खुर्शीद को। ठीक है, तो सर्कल के इर्द गिर्द आज बात होगी। सर्कल को हिंदी में हमने वृत्त कहा। वृत्त एक ऐसा बंद वक्र है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? डेफिनेशन में तो कुछ नहीं रखा, इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो लाइन लिखी है इसका मीनिंग आप बताइए मनीषा मैम। ये विजिबल है, पीडीएफ आप लोग को मिल गई थी व्हाट्सएप पे, मैंने डलवाई है, 3 और डलवाई थी, ठीक है। इसकी मैं आज डलवा दूंगा, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। यानी कि देखो डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा, इसका मीनिंग क्या लिखा है इसने कि एक ऐसा बंद आकार तो है, सभी को पता है, ठीक है। ये अभी हमने इससे पहले त्रिभुज और चतुर्भुज पढ़े थे, वो भी सब बंद आकार आ रही है। अब इस पर कोई भी स्थित एक बंद वक्र है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु, यानी कि ये वाली जो आपकी घुमाई चल रही है इसमें कोई भी बिंदु आप ले लीजिए, भले वो ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, कोई भी क्यों ना हो, ये किसी एक ऐसे स्थित बिंदु से हमेशा समान दूरी पे, और वो स्थित बिंदु कौन सा है? केंद्र, यहां से, यानी कि स्थित दूरी में है। यानी ये जितना होगा, मान लीजिए अगर 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। आप समझ लिए एक घड़ी है एक, और कुछ नहीं। अब इस पे करोड़ों पॉइंट है, अनगिनत पॉइंट है, ये सारे समान दूरी पे, ये सारे समान दूरी पे, वही बोला जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं इस दूरी को? त्रिज्या, रेडियस, त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। और जिस बिंदु से वो समान दूरी पे है वो क्या कहलाता है? केंद्र, यानी कि सेंटर, ठीक है। तो ये सारी पीडीएफ आपको मिलते जाएगी, आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। अब एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर चीजें होती है। त्रिज्या यानी कि रेडियस, वृत्त के केंद्र एवं परिधि पर एक बिंदु को जोड़ने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त तो हमको पता है सर्कल हो गया, परिधि क्या होती है? ये सरकमफेरेंस, ये बाहर की जो बाउंड्री वॉल होती है ना, जो घुमाई है ये पूरी, इसी को हम परिधि कहते हैं। कुछ लोग सरकमफेरेंस भी कह सकते हैं, जो आपको नाम बेहतर लगे। तो वृत्त के केंद्र एवं परिधि पर बिंदु को जोड़ने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। अभी हमने देखा, कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, इस परिधि पर अगर हम उसको सेंटर से जोड़ देंगे तो ये वाली जो रेखा है वो रेडियस कहलाती है, यानी कि त्रिज्या कहलाती है। अब यहाँ पे थोड़ी सी इमेज फट सी गई है, बट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ लिखा हुआ क्या है, ठीक है। वृत्त के परिधि पर स्थित किसी बिंदु को जोड़ने वाली रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त के परिधि पर स्थित किसी 2 बिंदु, यहां तक हम एक ही बिंदु को देख रहे थे और एक बिंदु को हम कहां से जोड़ रहे थे? केंद्र से। परंतु अब हम 2 बिंदुओं को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, 2 बिंदुओं को, ठीक है। इसके मत जाइए, यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा। हाँ जी मैम, हमारी आप लोग का आज से था क्या वैसे इंग्लिश का, कि हिंदी ही चल रहा है? हिंदी खत्म हो गया है। इंग्लिश का कितने, आप लोग को टाइम टेबल नहीं मिला था?
धोखा हो गया आप लोग के साथ। ठीक है, तो अभी आपको परिधि के कोई भी दो बिंदु लेने हैं। ठीक है, कोई भी दो बिंदु ले लीजिए, आपका जो मन करे वो ज्यादा। यहाँ का एक बिंदु ले लीजिए, आप मन करे तो एक ये बिंदु ले लीजिए। जब आप इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये क्या कहलाई? कॉर्ड, जीवा बोलते हैं इसे। क्या कहलाई? कॉर्ड, जीवा। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर कोई भी दो बिंदु, हाँ, अब यहाँ पे भी आप एक बिंदु ले लेते तो ये भी एक जीवा ही है, यहाँ ले लेते तो भी एक जीवा ही कहलाती, भले यहाँ ले लेते तो भी एक जीवा ही कहलाती। ये सारी क्या है? जीवा है। अब आपसे कोई पूछ ले कि एक वृत्त के अंदर कितनी जीवा हो सकती है? अनगिनत, अनगिनत ही हो सकती है ना। यहाँ भी एक जीवा बन जाएगी, यहाँ भी बन जाएगी, हर एक से जीवा है। करोड़ों बिंदु है, करोड़ों बिंदुओं को आप एक दूसरे जोड़ेंगे तो करोड़ों आपको जीवा मिलेंगी। बात ठीक है? ये तो वो भी मैं सिर्फ एक बिंदु से अभी यहाँ से बना रहा हूँ, करोड़ों बिंदुओं से हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है। ये वाली इससे जुड़ जाएगी, आपको एक जीवा और मिल जाएगी, तो ऐसे करोड़ों बन सकती है। तो कोई पूछे तो आपको ये बात पता रहनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपसे अब पूछूं कि सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी तो कोई बता सकता है? ये तो रटी रटाई बात है, पर क्यों? सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी? सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी यानी कि अर्थात जो सबसे ज्यादा दूरी तय करेगी। अब आप देखिए, ये केंद्र है किसी का वृत्त का, सबसे ज्यादा दूरी पे कोई पॉइंट होंगे तो वो एक ये होगा, एक ये होगा, या तो कोई भी एक अगर होगा तो उसके जस्ट सामने वाली चीज होगी, जस्ट एकदम सामने वाली। आप इनको अब जोड़ के देखेंगे जब, तब आप देखेंगे ये सबसे लंबी व्यास कहला रही है, ये सारी चीजें सबसे लंबी व्यास कहला रही है, यानी कि ऐसी वाली जीवाएं सबसे लंबी व्यास कहलाएंगी। यानी कि सबसे लंबी होने का अर्थात सबसे बड़ी दूरी है, क्योंकि देखो जीवा तो ये भी हो सकती थी पर ये छोटी है, ये सब उसके बनस्पत काफी बड़ी दिख रही है, तो क्यों ऐसी बड़ी दिख रही है? इन सारी बड़ी जीवाओं को हम क्या कहते हैं? व्यास। इन सारी बड़ी जीवाओं को हम क्या कहते हैं? व्यास। डायामीटर भी कहलाती है। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा यानी कि ऐसी जीवा जो इस बिंदु से यानी कि केंद्र से बीत रही है। ठीक है, अभी तक आपने उदाहरण देखे तो यहाँ पे आपको करोड़ों जीवाएं दिख जाएंगी, परंतु अभी तक हमने कोई भी ऐसी जीवा नहीं बनाई थी जो केंद्र से बीत रही थी। ठीक है, आपको केंद्र से बनानी है तो आप ऐसी कुछ बना देंगे। तो जो केंद्र से बीतती है जीवा उसी को ही हम व्यास कहते हैं। बस ये छोटी सी बात है, और ये आप सभी को पता रहना चाहिए कि सबसे बड़ी जीवा क्या हुई? व्यास। इसके इर्द गिर्द पक्का प्रश्न बनते हैं, आप ध्यान से देखिएगा इन चीजों को। अब और क्या क्या चीजें जरूरी है? चाप। ठीक है, चाप किसे कहेंगे? वृत्त का एक खंड यानी कि एक हिस्सा, खंड यानी कि एक हिस्सा कहलाता है। ठीक है, एक खंड चाप कहलाता है। अब ध्यान से देखिए, कोई तो बच्चा बोलेगा या कोई छात्र को लगेगा ये चाप कह रहे हो तो इसको क्यों नहीं कह रहे हो? ये भी तो वैसा ही दिख रहा है, ये तो बल्कि एक छोटा हिस्सा है, इसको कोई देखेगा तो ये एक बड़ा हिस्सा है। ठीक है, तो माइनर और मेजर दो चीजें होती है, यानी कि आप इसे कह सकते हैं लघु और दीर्घ। ठीक है, लघु और दीर्घ। ये लघु हमारा पहचाना नाम है, एलसीएम में भी हमने पढ़ा था इसे, है ना। तो लघु यानी कि छोटा और दीर्घ यानी कि बड़ा। ठीक है, तो छोटी वाली चाप कौन सी कहलाई? ये वाली ए बी। और बड़ी वाली चाप कौन सी कहलाई? उसी के पीछे वाली जो इतनी लंबी चौड़ी सी चले जा रही है, ये बी है। ठीक है, अब लिखते कैसे हैं उसके इर्द गिर्द प्रश्न नहीं बनते, बस आपको पता रहना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। सकेंद्रीय वृत्त, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी कि दो या दो से अधिक वृत्तों के समान केंद्र हो तो वृत्त सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। यानी कि ये अगर छोटे वाले वृत्त की भी मैं बात करूं तो उसका केंद्र भी यहीं पड़ा, इस बड़े वृत्त की भी बात करूं तो उसका भी केंद्र यहीं पड़ा, और इससे सबसे बड़े वाले की बात करूं तो उसका भी वृत्त का केंद्र यहीं पड़ा। यानी कि केंद्र समान होना चाहिए, केंद्र समान होना चाहिए। ठीक है, आप कल को ऐसा कुछ बना देंगे अगर, तो ये कॉन्सेंट्रिक थोड़ी होगा, बड़े वाले का केंद्र यहाँ पे है, छोटे वाले का केंद्र यहाँ जा रहा है, तो ये बात बनेगी नहीं, ये बात बनेगी नहीं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा केंद्र समान होने चाहिए, क्योंकि जब भी प्रॉपर्टी या गुण के इर्द गिर्द प्रश्न पूछेगा ये बहुत छोटी छोटी चीजें ही पूछेंगे। प्रतिच्छेदी लाइन, प्रतिच्छेदी क्या होता है मनीषा मैम? प्रतिच्छेदी है ना, इंटरसेक्ट बोलते हैं इसको हम, है ना, इंटरसेक्ट बोलते हैं। आप इंग्लिश मीडियम वाले मैम? हिंदी वाले ही हैं। ठीक, तो प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि इंटरसेक्ट करने वाली रेखा, ऐसी रेखा जो इनको दो जगह टकराती हुई चली जाए। तो आप देखिए ये अंदर तक आ गई है,
ये अंदर तक ही आ गई है। कुछ लोग इसको मालूम क्या बोलते हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये एक बड़ी जीवा है, ये एक बड़ी जीवा है। कुछ लोग इसको कहते हैं, मैं सही नहीं समझता उसको ऐसा कहना, क्योंकि जीवा भी कैसी होती है, जीवा भी अंदर तक सीमित रहती है, परंतु ये बाहर से आ रही है तो मेरे को उचित नहीं लगता वो कहना, पर कुछ लोग इसे कहते हैं बड़ी जीवा या बाहर से आती हुई जीवा। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखा एक ऐसी सरल रेखा जो वृत्त को कोई दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो कहाँ दो बिंदुओं पर ही प्रच्छेदित कर पाएगी। ठीक है, और जरूरी नहीं है ये यहाँ केंद्र से भी होते हुए जा सकती है, यानी कि ऐसी भी कुछ आ सकती है, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। हमें देखना क्या है कि बस ये दो जगह कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करे परिधि के अंदर। ठीक, इसकी एक प्रॉपर्टी आगे पढ़ाएंगे हम, उसके इर्द गिर्द प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सबसे जरूरी चीज है, स्पर्श रेखा। ठीक है, टेंजेंट, नाम से ही समझ में आ रहा है स्पर्श रेखा यानी कि बस एक ही जगह छूते हुए चली जाती है, अंदर नहीं घुसती है। ठीक है, एक ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे, यानी कि सिर्फ टच करके चले जाए। अब आपसे कोई पूछेगा एक वृत्त के लिए कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो आंसर क्या होगा, 1, 2 की अनगिनत, क्योंकि अनगिनत पॉइंट है, अनगिनत पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे एक एक बनने लग जाएगी, यहाँ एक बन जाएगी, यहाँ एक बन जाएगी, ये सारी क्या है, ये सारी आपकी स्पर्श रेखा है। तो करोड़ों पॉइंट में करोड़ों आपकी स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, कितनी बन सकती है, अनगिनत ही बनेगी। सेमी सर्कल क्या कहलाया, अर्धवृत्त। ठीक है, नाम ही सब कुछ बता देता है कि सेमी सर्कल क्या कहलाया, अर्धवृत्त। किसी वृत्त का व्यास परिधि को दो समान चाप में, ठीक है, ये भी एक तरीके का समान, ये भी चाप ही तो हुआ, अगर बड़े वाले आप हिस्से में देखेंगे तो ये भी एक चाप ही हुआ, ये समझो व्यास है। आप सिर्फ ऊपर से जिंदगी को देखोगे इसकी तो आपको लगेगा हाँ ये तो चाप ही तो है, चाप इसे ही तो कहते थे, किसी भी एक खंड को चाप ही तो कहते थे, तो ये भी चाप है, ये भी चाप है। अब आपके लिए कोई लघु या दीर्घ नहीं हुआ, दोनों समान हो गए। तो जब दो समान चाप में बटे तो आपको इतना समझ जाना है कि ये व्यास ही कर सकता है ऐसा काम। ठीक, तो ये आपको पता रहना चाहिए अर्धवृत्त क्या होता है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, πr² की πr²/2। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ, ये बट पता रहना चाहिए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये सारी बहुत जरूरी बात है। इसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड, यानी कि दो त्रिज्या एवं एक चाप के द्वारा घिरे भाग को त्रिज्य खंड कहते हैं। ये केंद्र है, यहां से ये चीज क्या त्रिज्या ही कहलाई, ये भी चीज क्या कहलाई, त्रिज्या, और इतना हिस्सा क्या होता है, किसी भी परिधि का कोई भी खंड क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। तो ये तीन चीजें आपस में मिला के क्या बना रही है, एक त्रिज्य खंड, जिसे हम सेक्टर भी कहते हैं, जिसे हम सेक्टर भी कहते हैं। तो ये जरूरी बात होती है। ठीक है, यहाँ पे आप सब मानेंगे, हमने लाइन्स एंड एंगल में भी ये बात पढ़ी है रेखाखंड वाले टॉपिक के अंदर, कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे से प्रतिच्छेद करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो यहाँ कुछ कोण तो बन रहा है, हम सभी को दिख रहा है। ये कितना भी हो सकता है, सबसे छोटा 0 होगा, और 0 कब होगा, ऐसा कुछ अगर बन रहा हो कि त्रिज्या के ऊपर ही हो, तभी तो कोई कोण नहीं बनेगा। या अब दूसरी त्रिज्या छोटा भी थोड़ा इधर मुड़ेगी तो अब कुछ कोण बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता रहनी चाहिए। सबसे छोटा कोण 0 बन सकता है, सबसे बड़ा कोण 360 ही बन जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जितना कोण बढ़ते जाएगा उतनी इसकी क्षेत्रफल बढ़ेगी, हाँ या ना। अभी कुछ है, मैंने सोचा कि यार ये यहाँ तक रहता, तो अब ये ज्यादा क्षेत्रफल है, मैंने बोला यहाँ तक रहता, तो अब ये ज्यादा क्षेत्रफल है, बट ज्यादा क्षेत्रफल हो क्यों रही है, क्योंकि अब कोण भी तो बड़ा हो गया, अब कोण बड़ा हो गया, पहले इतना था अब इतना बड़ा हो गया। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात का कि जैसे जैसे कोण बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे उसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया बढ़ता जाएगा। केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल, किसी चाप या जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण केंद्रीय कोण कहलाता है। तो अभी तक जब हम चर्चा कर रहे थे एक सेक्टर की, तो उसमें यहाँ बीच में एक्चुअली बन क्या रहा था, बीच में बन रही थी चीज, यानी कि केंद्र पे बन रही थी। तो केंद्र पे बनने वाले कोण को क्या कहेंगे, केंद्रीय कोण कहेंगे। ये उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, परिधि कोण क्या होगा, नाम ही इतने हिंदी में अच्छे रखे जाते हैं कि वो सब कुछ खुद ब खुद बता देते हैं, यानी कि परिधि पर बनता हुआ कोई कोण। ठीक है, और ये कोण बना कौन रहा है, ये कोण बना रहा है कोई एक चाप, ये कोण बना कौन रहा है, कोई एक चाप। यहाँ पर भी वही सेम चाप है जो इस कोण का निर्माण कर रही है, बस ये परिधि पे करेगी तो परिधि कोण कह देंगे, केंद्र पे करेगी तो केंद्र कोण कह देंगे। परंतु आप हमेशा ध्यान दीजिएगा ये कोण बना कौन रहा है, कोई एक चाप बना रही है।
तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज आप अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, अब आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन वो मैं मान के चल रहा हूँ हर किसी को पता रहती, ठीक है। ये सारी चीजें जरूरी है जिसके इर्द गिर्द प्रश्न बनते हैं। ठीक है, लिखते जाएंगे मैम। सर्वोगजम का मतलब समान हो, सर्वोगजम बोला है, ठीक है। देखिए मीनिंग अगर हम समझ रहे हैं ना तो हमें शब्दों में जाने की बहुत ज्यादा कभी आवश्यकता होती नहीं, ठीक है। आपको बस मीनिंग समझना है कि वो बोलना क्या चाह रहा है, बाकी बात है ही नहीं। यानी कि अब आप देखो, अगर आप देखना चाहोगे तो आपको ए बी भी एक चाप ही दिखेगी ना, ये वाली चीज देखेंगे तो, और कोई देखेगा तो ये ए बी को एक किसके तरह देख सकता है, जीवा की तरह भी देख सकता है। तो कुछ समझदार बच्चा वही बोलेगा कि एक काम करो ना सर, ऐसा बोल दो कि सब खुश हो जाए कि ए बी तो चाप है जिसकी जीवा ए बी है ना, ए बी एक चाप है जिसकी जीवा भी ए बी ही, ठीक है। ये परिधि का हिस्सा होगा परंतु ये एक सीधी रेखा होगी, बात इतनी सी। अब आप ध्यान से देखिए, आपको देखना है तो आप सी डी सी को भी ऐसे ही देख सकते हैं कि भाई ये भी एक चाप है जो परिधि का हिस्सा है, परंतु ये जब आपस में जुड़ जाएंगी तो एक सीधा रेखा मिलेगी जिसे हम जीवा कहेंगे, ठीक है। बोलना ये यह चाह रहा है कि कभी भी आप देखेंगे किसी भी वृत्त में, अगर ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, ठीक है, ये जितनी दूरी है, अगर ये भी उतनी ही दूरी है, तो जब ये दोनों बिंदु आपस में जुड़ेंगे, ये जो आपकी जीवा बनेगी वह भी सेम दूरी की बनेगी। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये दूरी अगर 25 है, एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं, ठीक है, ये भी 25 है, तो अब ये अगर x का बनेगा तो ये भी x का ही बनेगा, ठीक है। अब मैं आपसे अगर बात कहूं कि ऐसा क्या 2 ही बार हो सकता है, नहीं, करोड़ों बार ये भी चीज हो सकती है, ठीक है। बस आपकी सोच पे निर्भर करता है कि आप कैसे सोचो। अब ये मैंने बना दिया, मैं बोल रहा हूँ ये जितना हिस्सा है इसको मैं ए बी कह देता हूँ, ठीक है। तो ये जब सीधी रेखा में जुड़ जाएंगे एक जीवा मिलेगी। मैं बोलता हूँ एक हिस्सा सी डी ऐसा है, ये भी उतने के ही बराबर है, कितने के, इस ए बी वाले परिधि वाले हिस्से के बराबर, ठीक है। अब ये भी जब जोड़ेंगी तो ये भी सेम ही बनाएगी, अगर ये x है तो ये भी x बनेगा। यहाँ पे भी अगर मैं ऐसा कुछ जोड़ लूँ ये भी x ही बनेगा। मेरा मन है मैं यहाँ से किसी एक बिंदु को ऐसे जोड़ लूँ, मैं बोलूँ पर ये भी ए बी के समान है, सी डी के समान है, तो ये भी x ही मिलेगा। तो आपको बस ये पता रहना चाहिए, क्योंकि इसके इर्द गिर्द प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। कैसे बना के देखेगा वो प्रश्न, आपको 1-2 बना करके दे देगा, बोलेगा देखिए ये है, इसको उसने कह दिया कि ये पाई के बराबर है परिधि ए बी, ठीक है। यहाँ पे आपकी सी डी बना के दे देगा, ये आपको दे देगा 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए कुछ भी मैं एक रैंडमली बोल रहा हूँ, ये आपको दे देगा 10 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछेगा बताओ ये सी डी जो परिधि का हिस्सा है इसका मान कितना है, तो आप खुद ब खुद बता देंगे ये कितना होगा, पाई होगा। क्यों? अब आपको दोनों तरफ से चीजों को सोचना है, ये और ये बराबर रहे होंगे तभी इनके जाने वाली जो जीवा होगी वो भी बराबर रही होगी। अगर इसे 10 सेंटीमीटर वह कह रहा है और इसे भी 10 सेंटीमीटर कह रहा है, यानी कि वो ये मान के चल रहा है कि ये और ये बराबर है, तो ये अगर पाई है तो ये भी क्या कहलाई, पाई। कभी कभी आपको ये दोनों दे देगा और ये पूछ लेगा कि ये बताओ कितनी होगी, तब आपको ये भी समझना है कि अगर ये दोनों समान है तो इनके साथ बनने वाली जो जीवा होगी वो भी समान होगी। तो ये 10 है तो ये भी 10 होगी। तो दोनों तरीके से पूछ सकता है, मेरा काम है आपको बताना कि आप फंसो नहीं, ठीक है। क्योंकि अमूमन बच्चा घर से कोचिंग आ जाता है परंतु वही सेम रास्ते में पीछे चलने में हिचकिचाता है। ये वही बात हो गई, एक सामने से भी दे सकता है, एक पीछे से भी दे सकता है, ठीक है। जीवा दे देगा तो आपसे परिधि का हिस्सा पूछ लेगा, परिधि दे देगा तो जीवा का हिस्सा पूछ सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है।
मैं इन दोनों में वो छड़ी मार दे रहा हूं, अब आपको पता चल जाएगा कि वो दोनों समान है। हम छड़ी कब मारते हैं? जब हम ये दिखाना चाहते हैं कि दोनों समान है। ठीक, ये जरूरी चीज है। ये अब लिखेंगे एक बार, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, जीवा को समद्विभाजित, समद्विभाजित यानी कि बाइसेक्ट करता है, दो समान भागों में बांटता है। लेट हो गए मैम आप बहुत। ठीक है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। फटाफट लिखेंगे। आप बस मुझे बताइए, कोई भी जिन्होंने लिख लिया है कि PL भी एक जीवा कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, हाँ या ना? हाँ, वेरी गुड। आपका नाम मैम? हाँ, परिधि के दो बिंदु। कई बार बच्चा बहक जाता है, बोलता है हाँ ये भी तो जीवा ही है। नहीं, ये जीवा का एक खंड हो सकता है, परंतु ये जीवा नहीं। PQ पूरी जब जिनेंगे तब वो एक जीवा कहलाएगी, क्योंकि परिधि के ही दो बिंदु आपस में जब जुड़ेंगे तब वो एक जीवा बनाएंगे। बहरहाल ये बोलना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे आप वो समझिए। केंद्र से आप जब भी एक परपेंडिकुलर यानी कि एक लंब डालेंगे किस पे, किसी भी एक जीवा पे, तो वो दो समान हिस्सों में उसे बांटेगा। तो छड़ी मार दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये समान हिस्सों में बट रहा है। अर्थात आप अब देखेंगे कभी ऐसी भी चीज आपको दिख जाएगी तो घबराइएगा मत। ये तो हमेशा ऐसे दिखाएंगे कि सबसे बेस्ट केस है, पर पेपर में थोड़ा तिरछी नजर से आपको देखना पड़ेगा। अगर केंद्र ही है, ठीक है, ये भी एक जीवा ही है आप सभी के लिए, इस पे भी अगर मैं एक लंब मार दूं और मैं ये बोलूं कि ये देखो ये 20 सेंटीमीटर की थी, ये जीवा 20 सेंटीमीटर की थी, तो अब आपको खुद ब खुद समझना है कि ये 10-10 में बढ़ गई होगी, ये 10-10 में बढ़ गई होगी। यही उसकी प्रॉपर्टी है, यही उसका गुण है कि जब भी आप यहाँ से एक लंब इस पे बनाएंगे तब आपको ये पता चल जाएगा कि दो समान हिस्सों में बढ़ चुकी है। ठीक है, तो कई बार क्या करेगा, एक हिस्सा दे देगा, दूसरा हिस्सा पूछ लेगा, तो हमको इतना अवेयर रहना है, नींद में तब नहीं रहना है कि हाँ यार चलिए बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये चीज लिखी हुई है, ये चीज बहुत जरूरी है। क्योंकि जो जो प्रॉपर्टीज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो बहुत ज्यादा जरूरी वाली है। मैंने सब प्रॉपर्टी नहीं ली, क्योंकि ऐसे तो अगर आप वृत्त पढ़ने जाएंगे तो 4 दिन आप सिर्फ वृत्त ही पढ़ते रह जाएंगे, इतना बड़ा है वृत्त खुद में। ठीक है, परंतु जो जरूरी चीजें हैं वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब इसी को अगर आप उल्टी नजर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार हम ऐसे भी तो देख सकते हैं इसको। कैसे? वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। क्या बात दोनों एक बराबर है कि अलग अलग है? एक बराबर है कि अलग अलग है? एक बराबर। इसको पढ़िए, अब वापस आप इसको पढ़िए, दोनों सेम बात है, दोनों सेम बात है। क्योंकि दोनों का अर्थ क्या है कि आप मान लीजिए कोई एक वृत्त है, ठीक है, इस पे कोई भी एक जीवा है, सबसे साधारण जीवा ऐसी दिखेगी, ठीक। अब अगर आपने केंद्र से इसको जोड़ा इसके मध्य बिंदु पे, तो ये क्या बोलना चाह रहा है दूसरी प्रॉपर्टी कि ये फिर एक लंब ही होगा अवश्य ही, ठीक है। और पहली प्रॉपर्टी आपको क्या कह रही थी? पहली प्रॉपर्टी आपको ये कह रही थी कि केंद्र से आप किसी भी एक जीवा पे लंब अगर डालेंगे तो वो क्या करेगा, इसको दो समान हिस्सों में बांटेगा। समान हिस्सों में कब बांटेगा? जब मध्य बिंदु पे जुड़ेगा तभी तो बांटेगा। तो ये दोनों बात सेम है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, बात आपको वैसे ही समझनी है कि आप इधर आ रहे हैं तो उल्टी चीज आपको खुद ब खुद समझनी है। ये तो मैंने एक जगह लिखा दी है, परंतु हर जगह ये चीज नहीं लिखी होगी, आपको रिवर्स भी खुद ब खुद सोचना है, ठीक है। तो ये अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, परंतु आपको पता रहना चाहिए किसी जीवा का लंब समद्विभाजित केंद्र होकर गुजरती है, ठीक, यानी कि बीच वाले बिंदु से होकर गुजरती है, यानी कि जो दो इक्वल हिस्सों में बांटता है उससे। इसमें आप ड्राइंग भी बनाइएगा, ठीक है, और ये आप लिखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होती हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। क्योंकि जब अच्छे प्रश्न बनते हैं ना वृत्त में बहुत ज्यादा अच्छे प्रश्न पूछे नहीं है व्यापम ने कभी भी,
तो वो इन सारी प्रॉपर्टी यानी कि इन सारे गुण के इर्द गिर्द ही बनते हैं। आप सोचेंगे ये बात तो हमें पता है, परंतु कई बार आप सक्षम रहेंगे इसको अप्लाई करने में, क्योंकि हम ये सोच ही नहीं पाते ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत ईजी चीज है, ठीक है। तो मान लीजिए ये 40 है तो ये भी 40 है, ये 60 है तो ये भी 60 है। अब मैं आपसे एक बहुत साधारण चीज पूछता हूँ, लिख लिया सबने? ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो ये बना कौन रही है? ये चाप ही तो ये कोण बना रही है, और वही सेम चाप ये वाला कोण भी बना रही है। ये वही सेम चाप है, ये वाला कोण बना रही है। शर्त क्या है? बस ये परिधि के दो अलग अलग हिस्सों में जाके बना रही है, परिधि के दो अलग अलग बिंदु को पकड़ के बना रही है। अब यही सेम चाप को अगर मैं ऐसा कुछ बना लेता तो यहां पे भी तो x डिग्री बनता। अब मैं ये करोड़ों बिंदु पे यहां जाके बना दूंगा तो भी x ही बनेगा, यहां जाके बना दूंगा तो भी x ही बनेगा। बस ये छोटी सी समझ आपको रहनी चाहिए। और ये करोड़ों बिंदुओं पे करोड़ों बार बन सकती है और करोड़ों बार आपको वही सेम कोण मिलेगा जो x होगा, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अब इसके इर्द गिर्द प्रश्न आपसे ऐसा कुछ भी पूछ लिया, ये बताइए। तो ये भी खुद ब खुद आपको समझना है, दिखने में समान दिखे नहीं दिखे, क्योंकि ये तो मेरी ड्राइंग इतनी खराब है कि समान शायद आपको ना दिखे, ठीक है, परंतु ये है समान, ठीक है। अब ये वाली ड्राइंग में आपको अच्छे से दिखेंगे कि हाँ ये लगभग सेम ही, ठीक है। तो ये वही कहना चाह रहा है कि ये 60 है, तो ये भी आपको पता चल जाना चाहिए उस समय 60 है, ठीक है। पेपर में कुछ भी प्रश्न बना के दे सकता है, इस तरीके का कुछ दे देगा कि अब एक आपको त्रिभुज भी दिखने लगेगा। त्रिभुज में हम सभी को पता है कि अंदर के कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो उस तरीके के प्रश्न बनाएगा, ठीक है, जहां आप ये सोच ही नहीं पाएगी अरे हाँ ये देखिए तो दोनों समान होंगे। पर तब आपका दिमाग यही सबसे पहले समझना चाहिए कि कोई भी एक चाप कभी भी किसी परिधि के बिंदु पे जो कोण बना रही है वो हमेशा अब सेम कोण बनाएगी परिधि के किसी भी कोण पर जाके, परिधि के किसी भी बिंदु पर जाके। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रहनी। इसी की एक और एडवांस चीज है, अभी तक जो भी वह चाप थी वो कहां पे, पहले काफी खराब है, अभी तक ये जो चाप थी वो परिधि पर जाके एक कोण बना रही थी, तब तक बात ठीक थी। परंतु अब ये अगर आके केंद्र के बिंदु पर अगर कुछ कोण बनाएगी तो वो हमेशा इससे क्या होगा? 2 गुना होगा, हमेशा इससे क्या होगा? 2 गुना होगा। तो ये बात भी आप ड्रॉ कर लीजिए और लगातार ही ड्रॉ करिएगा, उसके बाद ही ये बात ज्यादा मान्य है। ये क्या है? 2 टाइम्स। ठीक है, तो परिधि पे अगर आप 30 बना रहे हो तो अवश्य ही केंद्र पर आप 60 बना रहे हो। और इसी को कोई अगर आपसे पूछ दे कि देख यार तू केंद्र पर 100 बना रहा है, परिधि पे कितना बनाएगा, तब आपको ये नहीं कि यार इसकी तो हमें कोई गुण पढ़ाई ही नहीं गई, हम नहीं बनाते इसे, ऐसा नहीं, तब 50 बनाएगा, ठीक है। ये आपको छोटी छोटी बातें खुद ब खुद समझनी है कि हमेशा परिधि की तुलना में परिधि के बनस्पत केंद्र पर हमेशा दुगुना ही बनेगा।
x प्लस वाई का योग बताएंगे कोई? हाथ खड़ा कर दीजिएगा, मैं पूछ लूंगा। x और y, मेरे को बस ये देखना है कितने हाथ खड़े हो रहे हैं। वेरी गुड। अभी हमने क्या क्या लिखा है नीतू मैम? सिर्फ लिखते जा रहे हैं कि चढ़ाते भी जा रहे हैं ऊपर? ये दिख रहा है आपको 60? तो परिधि पे बन रहा है ये भी, तो ये भी खुद ब खुद परिधि बन रहा है, सेम ही चाप बना रही है, तो यहाँ पे भी कितना बनाएगी? 60। अब भी हमने लिखा है मैडम, ये हम भूल नहीं सकते हैं ना, ये कितना हो गया? 60 हो गया। और ये कितना होगा? 2 गुना, क्योंकि अब केंद्र पे बन रहा है, तो ये कितना कहलाए? 120। इन दोनों का योग 180। ठीक है, अब आपको ना ये ऐसे नहीं लिखेगा पेपर में 180, ये लिखेगा x प्लस वाई का मान क्या संपूरक है, वो वैसी सोच रख रहा है और आप 180 निकाल रहे हैं। अब जिस बच्चे को यही नहीं पता कि 180 दो अगर कोणों का योग संपूरक कहलाता है, वो बेचारा चाहकर भी वहां मार्क नहीं कर पाएगा, हिचकिचाएगा वो। ठीक है, तो पूरी जानकारी रखेंगे ना तो बहुत ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आधी जानकारी आपको हमेशा लूट कर ही जाएगी, ये बात हम हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो ये प्रश्न क्लियर है अभी आपको नीतू मैम? आपको ड्रॉ करना है आप कर सकते हो। मैम आपको भी क्लियर है? पक्का? करिए, ड्रॉ करिए। इसमें क्या कर सकता है, कभी कभी बीच में एक आपको कोण दे देगा, तो आपको खुद ब खुद समझना है ये वाले जो परिधि पे बनेंगे वो उसके आधे ही बनेंगे। आगे कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं वो अभी हम देखेंगे, परंतु ये सारी चीजें आप लिखते जाएंगे। चलिए, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। सबसे जरूरी बात, अर्धवृत्त का कोण समकोण कोण होता है। समकोण यानी कि 90 डिग्री वाला। या आप इसको ऐसे भी जिंदगी में सोच सकते थे क्या कि सबसे बड़ी जो जीवा यानी कि व्यास जो है वो भी हमेशा परिधि पे 90 डिग्री बनाती है ना? तो देखिए, सोच सोच की बात है, वो किताबें क्या लिख रही है नहीं लिख रही है उससे मतलब नहीं है, परंतु आपको वो खुद से सोच के रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर वाला भी क्वेश्चन बना बना के थक गया, अब उसको कुछ नया बनाना है तो वो नए तरीके से चीजों को डालेगा। ठीक है, अभी तक आपने क्या देखा कि यार ठीक है, अर्धवृत्त जो है वह कहीं पे भी बनाएगा कोण परिधि पे तो 190 बनाएगा, बात वाजिब है। ठीक है, अब पर आप देखेंगे तो अर्धवृत्त बनता किस पे? अर्धवृत्त बनता है व्यास के कारण। व्यास के से ही आप ऊपर और नीचे का हिस्सा काट देंगे तो आपको अर्धवृत्त मिलते हैं। यानी कि ये अगर एक आपका वृत्त था, इसको व्यास से आपने काट दिया तो ऊपर एक अर्धवृत्त मिल गया और नीचे एक अर्धवृत्त मिल गया, बराबर है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो सबसे बड़ी जीवा यानी कि व्यास है वह कहीं पे भी परिधि पे कितना कोण बनाती है? 90। ठीक है, अगर आपसे अब ये पूछ लिया उसने कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है परिधि पर, परंतु केंद्र पर 180, क्योंकि सीधी रेखा है 180 होनी भी चाहिए थी। तो दोनों तरफ से आप देख सकते हैं, प्रॉपर्टी के आधार पर भी और जो हमने अभी तक सबसे पहली चीज पढ़ी है ज्योमेट्री पे उसके आधार पर भी। ठीक है, तो ये बिंदु कहीं पे कॉपी किताब में नहीं होंगे, परंतु आपके अब दिमाग में जरूर ये सारी चीजें चलती रहनी चाहिए, ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। किसी जीवा के द्वारा छोटे वृत्तखंड में बनाया गया कोण अधिक कोण एवं बड़े वृत्तखंड में बनाया गया कोण न्यून कोण होता है। कई बार बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है अरे बड़े खंड में जो बनेगा वो बड़ा कोण होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, जो छोटे में बनेगा वो छोटा होना चाहिए, परंतु आपको ये सारी चीजें खुद ब खुद समझनी है और खुद से ही करना है। ठीक है, और खुद से हम तभी कर पाएंगे जब हम ड्रॉ करेंगे या चीजों को समझने पे ज्यादा तवज्जो देंगे, बनस्पत की बस जो लिखा है उसको लिखने के ऊपर या दिमाग में बैठाने के ऊपर। आप समझो ये वाली बात, ठीक है। आपको क्या लगता है ये इतना बड़ा कोण होगा कि ये ज्यादा बड़ा कोण होगा? दिखने में भी पता है, इसमें तो ड्राइंग मैंने फिर भी ठीक ठाक बना ली है, पता कर सकते हैं।
ये ज्यादा बड़ा लगेगा, ये कहाँ बन रहा है, छोटे खंड में बन रहा है, तो छोटे खंड में हमेशा बड़ा कोण आपको दिखेगा। और ये आप फंसिएगा मत, आपको पेपर में कंफ्यूजन हो साले को बना के 2 मिनट देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पर फंसिएगा मत। और ये मत गलत धारणा के साथ चलिए बड़ी जगह बड़ी ही चीज मिलेगी, छोटी जगह आपको अच्छी चीज नहीं मिलेगी। हमेशा जिंदगी में भी आपको छोटी जगह ही अच्छी चीज मिलेगी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, परंतु अगर आपको कोई बोल देना ये कोण कितना होगा, अगर मैंने बोल दिया ये 50, तो आप ध्यान में रखिएगा ये होगा 130, यानी कि हमेशा इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। या आप भले लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से भी आपसे वह पूछ सकता है। ये दोनों कोण आपस में फिर क्या कहलाए, संपूरक ही तो कहलाए। दो कोण की अगर योग 180 है तो संपूरक ही कहलाए, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं, उसी को बार बार दोहराते रहेंगे, दिमाग में बैठ जाएंगी और समझ के काम करेंगे, ठीक है। अब मैं यहीं अगर केंद्र पे इनको जोड़ देता तो कितना कोण बनता, 50, 25 की 100। अब भूल नहीं सकते, अभी अभी पढ़ के 100 बनता। क्यों? क्योंकि परिधि पे 50 बन रहा है तो केंद्र पे कितना बनेगा, 2 गुना बनेगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है मैडम। चलिए आइए, एक बार प्रश्न इसके इर्द गिर्द अभी व्यापम ने हाल फिलहाल में ही पूछा हुआ, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। यदि दो जीवा एक दूसरे को वृत्त के अंदर या बाहर प्रतिच्छेद करे तो उनके खंडों का गुणनफल समान होता है। बहुत प्यारी डेफिनेशन उसने लिखी है, डेफिनेशन ही काफी है, परंतु आप ड्राइंग भी करिएगा। ऐसा कुछ आप बोल रहे हैं? आप सोच के देखिए, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो समान ही हो गया ना। तो आप कैसे देखेंगे इसे? ये आपका क्या कहलाएगा, ये पी कहलाएगा। ये केंद्र पे ही बना रहा हूं मैं, परंतु ये तो अब आप समझ गए कि ये सब आर ही हो गई, त्रिज्या ही हो गई। आप देखिए, आप इसको कहिए ए, इसको कहिए बी, इसको कहिए सी, इसको कहिए डी, ठीक है। अब आपको मालूम है कि पी ए इंटू पी बी यानी कि आर इंटू आर, आर स्क्वायर हुआ। इस तरफ भी तो आर इंटू आर स्क्वायर आएगा, तो ये तो दोनों समान है, कोई दिक्कत ही नहीं है, वो हमेशा ही सेम होगा। एक बार जो चीज लिखी है वो हमेशा ही होगी, फिर वो भले केंद्र के बिंदु पे ही क्यों ना बने, ठीक है। ये तो बल्कि सबसे आसान चीज है बताना कि हाँ ये तो आर आर है, ठीक है। ये प्रूफ का आधार बन सकता है बल्कि। परंतु ये सब आर नहीं है, ये गलती से कोई आर मत ले लीजिएगा कि ये त्रिज्या नहीं है, क्योंकि ये केंद्र नहीं है, ये तो अंदर का कोई बिंदु है। इसका बोलने का मतलब क्या है, हम सब अमूमन घर पे भी लड़ते हैं और घर के बाहर भी लड़ते हैं, तो घर के अंदर भी लड़े चाहे घर के बाहर आके लड़े, बात एक बराबर है। एक बराबर बात कहने का मतलब क्या है कि जो भी अब खंडों में बटेंगी, क्या खंड में बटेगी, ये वाली ए बी को अगर आप देखेंगे इस जीवा को, तो ये पी ए और पी बी खंड में बटी, तो इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा इस दूसरी जीवा के खंडों के द्वारा। ये इससे जब कटेगी, ये वाली इससे कट रही, इनका आप गुणनफल आपको देखना है। यानी कि खंड कौन से मिले, एपी एक खंड मिला, एक पीबी खंड मिला, और दूसरी जीवा का कौन सा खंड मिला, सीपी एक खंड मिला और पीडी एक खंड। इस तरीके की बात हो। अब यही चीज अगर बाहर भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखेंगे इसको, ये नीचे वाली ड्राइंग को अच्छे से बना के लिखेंगे।
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज, यानी कि अब अगर चतुर्भुज को आप किसी भी एक वृत्त के अंदर फिट कर देंगे तो एक ही सबसे जरूरी बात यहाँ पर घटित होती है, जो कि क्या कहलाती है कि प्रत्येक विपरीत कोण के युग्म का योगफल 180 होता है, 180 होता है। अर्थात अब आप सभी को ए बी सी डी एक अंदर में ही चतुर्भुज दिख रहा है, किसके अंदर, एक वृत्त के अंदर दिख रहा है। तो इसमें जो विपरीत कोण होंगे वो क्या क्या होंगे, इसका विपरीत कौन होगा, जो इसके सामने होगा। तो ए और सी का योगफल कितना होना चाहिए, 180। बी के सामने क्या कहलाया, डी, तो बी और डी का योगफल 180। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे क्यों बोला था। अब अगर आप देख पा रहे हैं, मेरे को कलर ना चेंज करना पड़े, आप खुद ब खुद समझदार हैं, सब समझेंगे। चतुर्भुज ये भी चारों जो इसके शीर्ष हैं परिधि पर ही हैं, ये इसका विपरीत हुआ ना, तभी मैंने आपको ये बात लिखवाई थी कि इनका योग हमेशा कितना होगा, 180। तो ये किताब में नहीं लिखा रहेगा मैडम, परंतु किताब में ये चीज लिखी और वो किताब से ही चुराया मैंने भी ना, पर वहां पे हम लगाने में कई बार सक्षम हो जाते हैं, इसीलिए मेरा काम है मैं आपको बताते हुए चलूं, ठीक है। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। कई बार अब आपको यहाँ पे दे देगा ये 100 है, बताओ ये कितना हुआ, तो आपको खुद ब खुद समझ जाना है ये 80 है, ठीक है। हाँ, अब आपसे कोई पूछ ले कि क्या ये एक समलम चतुर्भुज है, तो जरूरी नहीं है। समलम चतुर्भुज में क्या होता था, कम से कम वहां पे कम से कम नहीं, एक जोड़ी समांतर होती थी, एक जोड़ी समांतर होती थी। तो ये आपको बात याद रखनी है, एक जोड़ी समांतर होती थी, फिर ऐसा कुछ बनता है। यहाँ पे वो ये जोड़ी समांतर है, यहाँ पे कोई समांतर नहीं है। हाँ, प्रश्न वैसा दे देगा कि मैं एक ऐसा वृत्त में चतुर्भुज बना रहा हूं जो समलम चतुर्भुज है, तो वो खुद से बता रहा है तो हम मान लेंगे, परंतु हम ये नहीं मान के चलेंगे कि 1000 वृत्त है तो हजारों के अंदर जो चतुर्भुज बनेंगे वो हमेशा समलम ही होंगे, ठीक है। तो ये आपको बात हमेशा याद रखनी है। और एक चतुर्भुज के अंदर कुल कोण कितना बनता है, 360, ये भी हमें याद है। और इसके बाहर पूरे कोण कितने बनते हैं, 360, वो भी याद रहना चाहिए, ठीक है। जब हमने वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पॉलीगॉन नाम था उसका, बहुभुज, तब मैंने आपको एक बात बताई थी, कितना ही बड़ा बहुभुज क्यों ना होने दो, इनके बाहर यानी कि एक्सटीरियर यानी कि बाहर के कोणों का योग कितना होता है, 360। भले फिर वो आप एक छोटा सा छोटा त्रिभुज भी ले लेंगे तब भी आपको बाहर के कोण आपको 360 ही मिलेंगे, भले वो आप एक चतुर्भुज ले लेंगे तो भी आपको बाहर 360 मिलेंगे। अब वो पेंटागन हो यानी कि पंचभुज हो, षटभुज हो, हेक्सागन हो, सब में आपको बाहर के कोण कितने मिलते हैं, 360। ये बात लिखवाई हुई है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक। इससे जरूरी कोई मेरे को नहीं लगता वृत्त में कोई भी प्रॉपर्टी है। अगर प्रश्नों की बात करें तो अमूमन जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे प्रश्न, वो इन्हीं के आधार पर ही बनते हैं। वृत्त के किसी एक बिंदु की स्पर्श रेखा यानी कि इस टेंजेंट की बात कर रहा है, ए बी जो टेंजेंट है, ठीक है। मान लीजिए ये यहाँ पे स्पर्श करके उसे जा रहा है, छू करके वहां से चला गया, तो इस बिंदु पर जब भी आप केंद्र से कोई भी एक रेखा डालेंगे तो यह इस पे लंबवत होगी यानी कि परपेंडिकुलर होगी। ये आपको हमेशा बात याद रखनी है। आप सब ने पहले भी गणित पढ़ी हुई है ना, आशीष सर के समय में। मैडम आपको भी वो समझना पड़ेगा, सबकी अपनी अपनी वो एक रहती है मजबूरी, ठीक है। मैं जैसे आपको खुद बोल रहा हूँ, मेरे को मैं अगर एसएससी में पढ़ाऊंगा वहाँ पे वृत्त, तो मेरे ख्याल से 4 से 5 दिन हम सिर्फ वृत्त ही बनाते ही रह जाएंगे और हर 10 मिनट में जाके हमको चाय पीना पड़ेगा, क्योंकि पूरी थ्योरी है। एक समय के बाद जब तक हम पूरी प्रॉपर्टी समझ जाएंगे उसके बाद ही हम कहीं ना कहीं प्रश्नों पे जाएंगे। अब मैं सीधा प्रश्नों पे लेके जाऊंगा, अगर ये बात हमें छोटी छोटी नहीं पता रहेंगी तो फिर प्रश्न बनाने का मतलब भी नहीं है। तो वहाँ कोर्स ज़्यादा है,
यहाँ व्यापम में कोर्स उतना है ही नहीं, ठीक है। आप लोग के लिए ज़्यादातर वेटेज किसका, जीएस का है, छत्तीसगढ़ का इर्द गिर्द के ज़्यादा प्रश्न है, जीके, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें ज़्यादा है ना। चलिए, अब जैसे एमपीआरआई निकला है, उसमें बहुत ज़्यादा वेट है मैथ्स का, 30 मार्क्स का वेट है, तो हर पेपर में अपने में ही अलग है। महिला परीक्षक भी निकला है, आप लोग ने देखा था क्या, मतलब उसकी वो पोस्ट आई है, हाँ मतलब अभी आएगा उसका भी, उसके भी कोर्स अभी चालू है, ठीक है। ये बात आपको पता रहनी चाहिए बस, 90 डिग्री बनाता है। वह रेखा जो त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाती है और उस पर त्रिज्या लंब है, वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। यानी कि वही बात है, घर से कोचिंग, कोचिंग से घर। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि यार कोई भी केंद्र के बिंदु से एक त्रिज्या बनाई गई है और बाहर एक रेखा जा रही है, इस पे अगर ये लंबवत है तो ये स्पर्श रेखा है। और अभी हमने क्या पढ़ा कि स्पर्श रेखा पे लंबवत बनती है, तो बात एक बराबर है, ठीक है। वृत्त के किसी एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी कि जैसे कि आपको मैंने बोला करोड़ों बिंदु हैं तो करोड़ों ही स्पर्श रेखा होगी, परंतु किसी एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है, ठीक है। अब आप दूसरी कुछ भी बनाएंगे तो वो अंदर घुस जाएगी, स्पर्श रेखा तो कहलाएगी ही नहीं, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, आपको हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब वृत्त के केंद्र होकर गुजरता है। ये पहली वाली बात, दूसरी वाली बात और ये तीनों सेम। यानी कि अब ये बोल रहा है स्पर्श रेखा पे अगर कोई लंबवत है तो वो केंद्र से होते हुए ही जाएगा, तो बात सब सेम, ठीक है। अब उसको जैसे भी वो घुमा फिरा के पड़ोस दे, आपको समझनी वही बात है कि ये वाली चीज स्पर्श रेखा ही है, केंद्र से आ रही है, तो ये अवश्य ही उस पे एक लंबवत बना रही होगी, ठीक है। चलिए आइए, वृत्त के बाहर स्थित किसी एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और केवल दो ही खींची जा सकती है। यहाँ केवल उसने लिखा नहीं है, पर केवल ही होगी, और इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। यानी कि ये अगर एक बाहर का बिंदु P है, पहले आप ड्रॉ कर लीजिए, लिख लीजिए, कि ये अगर कोई बाहर का बिंदु P है, यहाँ से आप केवल किसी भी बिंदुओं पर एक ऐसी ही खींच पाएंगे। इसके बाद आप थोड़ी भी टेढ़ी खींचेंगे तो ये अंदर घुस जाएगी, तब वो स्पर्श रेखा कहलाई नहीं। यहाँ से भी आप एक ही खींच पाएंगे, फिर थोड़ी इधर खींचेंगे तो स्पर्श अंदर हो जाएगी, तो वो स्पर्श रेखा कहलाएगी नहीं। थोड़ी इस तरफ खींचेंगे तो इससे टकराएगी ही नहीं। तो हमेशा एक बिंदु से दो ही आपको मिलेंगी रेखाएं, स्पर्श रेखा। अब बोलने का अर्थ क्या है, ये जो PA वाली जो दूरी है और ये जो PB वाली दूरी है, ये हमेशा सेम होगी। तो ये अगर 10 सेंटीमीटर बन गई, ये भी कितनी बन गई, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटी छोटी बात। अब अगर मैं आपसे कहूं, बहुत आसान सवाल है, चलो मैं ड्रॉ करूंगा तो बहुत सारे जन बना देंगे, पर मैं चाहता नहीं कि आप में से ज्यादा जन उत्तर करें, ठीक है। आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, ये बात आप समझ गए प्रॉपर्टी? अरे तभी तो फिर क्या मतलब, सभी उत्तर करने लग जाएंगे तो फिर सिखाएंगे किसको, है ना। अपना अलग तरीका रहता है थोड़ा। चलिए, ये स्पर्श कर रही है, ठीक है। ये केंद्र पर है मैडम, मैं केंद्र पर बना रहा हूं, ठीक है। ये O ले लेता हूं, केंद्र है। मैंने कहा ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैंने कहा इसकी जो रेडियस यानी कि त्रिज्या, त्रि लिख रहा हूं, मेरे को पूरा नहीं लिखने आएगा, त्रिज्या कितनी हुई, 6 सेंटीमीटर मैं लिख रहा हूं। अब आपको ये बताना है कि PA का मान क्या है। बहुत आसान है, पर मेरे को मालूम है बहुत सारे लोग बना ही लेंगे। बताइए मुझे PA का मान क्या है, और आप मुझे तब ये भी बताएंगे कि PB का मान क्या है। दो प्रश्न पूछो, दोनों आपके आ जाए तो बस हाथ खड़े करिएगा। बहुत आसान सवाल है, आपका आना ही है।
जो पढ़ाया जा रहा है उसी से प्रश्न पूछा जा रहा है, उसके अलावा कहीं नहीं कूद रहे हम। एक का उसी पन्ने, अरे आ गया आपका मैम, चलिए वेरी गुड है। अभी अपन ने बस एक चीज लिखी है, वो अपने को ध्यान में रहनी चाहिए। जहां मैंने आपसे सभी से कहा भी, इससे जरूरी कोई प्रश्न है ही नहीं, इससे जरूरी कोई गुण है ही नहीं, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ये 90 बनेगा, हाँ या ना? स्पर्श रेखा वाला बिंदु है जहां पे स्पर्श किया है, 90 बनेगा। अब आप सबकी ये सोच होनी चाहिए कि हाँ यार ये PAO एक त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर दोनों जो भी आधार और लंबाई के वर्ग के योग के फल के बराबर होता है। ये अभी हमने त्रिभुज में पढ़ा है, ये वाला सेम चीज है ना। क्या पढ़ा? ये अब आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है, इसमें ये कर्ण हुआ, ये आपकी लंबाई, ये आपका आधार, ठीक है। तो इसमें क्या आप लिखेंगे? OA और ये P, तो OA का वर्ग प्लस PA का वर्ग बराबर OP का वर्ग। तो OP का वर्ग कितना दिया हुआ है? OP का आपको दे रखा है 10, तो ये 100 हो गया। अब बच्चा बोलता है सर रेडियस का क्या काम है? वो सोच ही नहीं पा रहा कि ये रेडियस ही तो है दोस्त। केंद्र से कभी भी आप परिधि को टच करेंगे तो क्या मिलेगी आपको? रेडियस ही मिलेगी। ये सबसे पहली चीज जो आज हमने पढ़ी होगी, त्रिज्या ही था ना सबसे पहले, उसके बाद जीवा था, फिर आपका टेंजेंट व्यास डायामीटर आया था, है ना। तो सबसे पहले हमने त्रिज्या ही पढ़ी थी। तब मैंने आपको कहा था त्रिज्या आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो बच्चा भूल जाता है कि त्रिज्या क्या है, वो क्या। तो ये क्या है? आपकी रेडियस ही तो है। तो अब आपको OA भी दिया हुआ है कहीं ना कहीं, ये 10 दिया हुआ था, ये कितना दे रखा है? 6, तो ये 6 स्क्वायर 36। तो 36 में आप ऐसा क्या जोड़ेंगे जो आपको 100 मिल जाएगा? तो आपको पता है ये 64 है, और 64 अगर PA स्क्वायर है तो PA कितना होगा दोस्त? 8, क्योंकि 8 का वर्ग ही 64 होता है। अब बच्चा बोलता है ये आ गया सर, P भी नहीं आ रहा है। तो एक बाहर के बिंदु से हमेशा 2 ही स्पर्श रेखा बनेगी और दोनों समान होंगी। तो 8 ये है तो 8 वो भी है। ये बहुत आसान है। किस किस का आया था? मनीषा मैम, आपका, वेरी गुड मैम, आपका भी आया था। आप हाँ बोल रहे थे आया है, ठीक है। अभी आ गया, तो ये आप सबको खुद ब खुद देखना है कि ये जीवा है। वो कोई भी बोलेगा नहीं, माफ करिएगा, जीवा बोल रहा हूँ मैं, त्रिज्या है, ठीक है। सीख जाएंगे बस। अभी 1-1.5 महीने में इतनी हिंदी सीख चुका हूँ पहले ही। अगले साल तक आप मुझे देखिएगा, हिंदी मीडियम वाले भी मेरे को पक्का बोलेंगे इंग्लिश में ही पढ़ाओ सर, ऐसे तो मत पढ़ाओ, ठीक है। तो ये वाली क्या बात है, इसको देखते हैं। यदि एक जीवा एवं एक स्पर्श रेखा वृत्त के बाहर से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो जीवा के खंडों का गुणनफल स्पर्श रेखा के वर्ग के बराबर होता है। इसको आप लिख लीजिए पहले। ठीक है, तो 2 जरूरी आप लोगों ने प्रॉपर्टी लिखी है इसके इर्द गिर्द, जो बिंदु बाहर से आ रहा है, जो बिंदु बाहर से आ रहा है, और वो दोनों कौन सी थी एक बार याद करेंगे। ठीक है, मैंने जहां बोला था घर के अंदर ही जरूरी नहीं हमेशा लड़ाई होगी, एक तो पहले वो वाली बात थी। ठीक है, तो ये AB वाली जीवा कैसे बट रही है? P के कारण बट रही है, तो हमेशा आप P से ही ध्यान रखेंगे इसका। P के कारण AB का बंटवारा हो रहा है,
तो आपकी लड़ाई जिसके कारण हुई है आपको हमेशा उसी को ध्यान में रखना है, उसी को ही आपको हमेशा गलती बतानी है कि यही साला है चोर। आपको वो चीज हमेशा, तो आपको नाम याद रखने में आसान होगा। तो PA और PB ही तो इन्हें बांट रहा है, तो PA गुणा PB बराबर यहां पे भी जो इनका बंटवारा करा रहा है CD, तो ये PD PC। अब यही बाहर से अगर आपको करवाने लगे, ठीक है, बंटवारा अभी भी AB का P ही कर रहा है, CD का अभी भी P ही कर रहा है, तो भी आपको सेम ही चीज लिखनी है, PA PB, ठीक है, उसी को ही, उसी आंटी को ही आपको गलती देनी है ना, PA PB बराबर PC PD। ये अभी आपने बाहर वाले देखा, ये बाहर वाले बिंदु की जरूरी बात थी। अभी भी जो हमने पीछे बात की वो जरूरी बात है बाहर से, परंतु अब दोनों जीवाएं नहीं है, एक जीवा है और एक स्पर्श रेखा, ठीक है, तो घबराना नहीं है, वहां पे भी आपको बस सीधी साफ बात ही रखनी है। ठीक है, अभी भी इस QR को बांटने वाला काम कौन कर रहा है? P। पर ये मत सोचिएगा कि अरे ये तो बाहर है, अभी भी बाहर था। बाहर से लड़ाई किसने कराई QR के बीच में? P ने कराई। तो PQ एक पक्ष है और एक PR एक पक्ष है, ठीक है, बराबर PT इंटू PT, इसीलिए PT वर्ग लिखा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें भले आप एक पन्ने में लिख लीजिए, ये भूलिएगा मत। और जरूरी नहीं है इसके इर्द गिर्द आपसे प्रश्न पूछे जाएं, परंतु आपको एक ही पेपर तो नहीं देना है, और भी पेपर आप देंगे, ठीक, ये ध्यान में रखिए। आइए अब फटाफट कुछ एरिया और पेरीमीटर यानी कि क्षेत्रफल और परिमाप की चर्चा करते हैं और फिर प्रश्न करेंगे। ये लिख लिया ना आप लोगों ने? जी लिखिए लिखिए लिखिए, माफ कीजिएगा। एक प्रश्न पूछूंगा इन्हीं के आधार पर, आप सभी से बना देंगे। चलिए ये लिख लीजिए फिर पूछते हैं। चलें। PC आपको देखिए 6 दे रखा है ना, PC आपको 6 दे रखा है, ठीक है। आपको AB दे रखा है, मान के चलिए 20, ठीक है। AB पूरा हुआ ना, AB पूरा 20 दे रखा है, आपको PB दे रखा है 8। अब आपसे पूछ रहा है AP बताइए और DP बताइए और DC बताइए, ठीक है। चलिए सोचिए, जिनका आता है बस हाथ खड़े करिए, तीनों आने चाहिए। और मैं ये हिंट आपको बस दे सकता हूँ, तीनों एक दूसरे पे ही निर्भर है।
हो गया मैम, वेरी गुड। नहीं मैम, वो तो मेरी राइटिंग है, डीसी है वो, डीसी। पीसी तो खैर दे ही रखा था उसने। आ गए आपके भी, चलिए वेरी गुड। इतनी कैलकुलेशन है ही नहीं, नंबर बहुत सोच समझ के दिए हुए हैं, बहुत आसानी से कटेंगे एक दूसरे से। पक्का ये वाला आपसे ही पूछूंगा मैडम अब। चलिए वेरी गुड मैम। आपकी साथी का भी आ गया, हेल्प कर दीजिए उनकी भी। ये वही इंसान तो नहीं है जो घर पे बंटवारा करा रहा है? तो ये कैसे कैसे बंटवारा कराएगा? PA और PB की गुणा CP और PC। आप देखिए, आपको AB पूरा दे रखा है, कितना 20, PB कितना है 8। तो अगर ये हिस्सा 8 है और ये पूरा 20 किलोमीटर है, तो ये 12 हो गया। ये हम खुद ब खुद समझेंगे, इसको लिखने की आवश्यकता तो मेरे को नहीं है कि होनी भी चाहिए। ये पूरी अगर चीज उसने लिख रखी है कि AB दूरी 20 किलोमीटर है, जिसमें से PB 8 किलोमीटर, तो आपको खुद ब खुद उतना समझना है कि ये वाली दूरी 12 रही होगी। स्पष्ट है ये बात। 12 8 कितना हुआ? 96। और ये बराबर किसके होना चाहिए? CP और PC। ठीक है, CP या PC में से कुछ, हाँ PC या CP एक बात बराबर। ये 6 दे रखा है, 6 की गुणा PD, 6 की गुणा PD बराबर कितना होना चाहिए? 96। यानी कि 12 8 96 ही अब मैं सीधा लिख रहा हूं। ये 96 कहां से आया? 12 और 8 का गुणनफल। 6 कट जाएगा 96 को 16 बार, तो PD की वैल्यू कितनी आई? 16। किस किस की आई थी आप में से? 16। ठीक है, ये कितना हो गया आपका? 16। कितना? PD 16 हो गया। अब अगर PD 16 हो गया है तो ये चीज 16 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर, कितनी हो गई कुल? 22। ठीक है, और AP क्या था? AP तो हमने ऑलरेडी निकाला है। इसके लिए तो देखिए ड्रॉ भी नहीं करने की जरूरत थी, ये तो आप तुरंत बता सकते थे, 12। ठीक है, मैंने अभी आपको लिखाया और मैंने सीधा पूछा, मैं आपसे इसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछ लूं? अभी तो मैंने सिर्फ उसी पे पूछा है, मैं इस पे भी पूछ सकता हूँ। ठीक है, आगे प्रश्न होंगे, सब पूछे जाएंगे। ये अभी स्पष्ट है, सिर्फ लिखना नहीं है मैडम प्लीज, सबको वो चीजें अपने अंदर डालते रहना है कि हाँ यार ये चीज ऐसी। ठीक है, आप हमेशा याद रखिए, घर का भेदी है ये, इसको आप माफ नहीं कर सकते। चलिए, ये कुछ जरूरी बातें आप सभी को पता होंगी, फिर भी एक बार लिख लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी कि ये बराबर हुआ एरिया। वृत्त का परिमाप होता है 2πr, इसे हम पेरीमीटर भी कहते हैं और सरकमफेरेंस भी कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको πd भी लिख देते हैं, तो घबराइएगा मत तब। ठीक है, क्योंकि 2r क्या होता है? 2 गुना क्या होता है? रेडियस का व्यास। तो कुछ लोग उसको πd भी लिखते हैं, आप घबराइएगा मत। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त के क्षेत्रफल का आधा, क्योंकि अगर ये आधा हो रहा है तो अंदर की जो जगह होगी वो भी आधी हो जाएगी। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा आप याद रखिएगा अंदर की जगह होती है, पर वो बाहर से आप उसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, ये सिर्फ अंदर की जगह होती है।
जबकि परिमाप बाउंड्री होती है, जबकि परिमाप बाउंड्री होती है। ठीक है, अब ये अर्धवृत्त का परिमाप आप लिख तो रहे हैं पाई प्लस 2r, पर मेरे को कोई समझा के दो ना प्लीज कि पाई प्लस 2r आ कैसे रहा है। लिखना तो आसान है, वो तो मैं भी लिख लेते हैं, परंतु वो आ कैसे रहा है मैं वो जानने में ज्यादा रुचि रख रहा हूं। ठीक है, क्षेत्रफल अंदर की जगह होती है, परंतु परिमाप क्या होती है, बाउंड्री होती है। ठीक है, ये आपको बस पता रहना चाहिए। अब मेरे को कोई प्लीज ये बताओ कि अर्धवृत्त का परिमाप क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि कई बच्चा क्या करेगा गलती, लेना साले को आधा ही कर देते हैं, पाई आर लिखेगा, पर ये पाई आर तो ऐसा दिख ही नहीं रहा, इसका तो कुछ मूड ही खराब लग रहा है, ये पर ऐसा क्यों। ये हुआ ना अर्धवृत्त, मतलब ऐसा नहीं, थोड़ा ऐसा। अब आप सोचिए कि ये पूरा रहने दीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। जो अब पूरी बाउंड्री रहती है उसमें इसकी कोई हिस्सेदारी नहीं रहती, क्योंकि बाउंड्री बाहर के बाहर होती। यानी कि जब आपका पूरा सर्कल रहता तो ऐसा दिखता ना, अंदर ये थोड़ी कोई बांटने आ रहा था, उसको अर्धवृत्त बनाने तो कोई आ ही नहीं रहा था, यहाँ तो कुछ अभी रेखा बनी हुई नहीं थी। तो इसकी पूरी जो बाउंड्री है वो कितनी है, 2 पाई आर है। अब आप सोचिए कि मैं इसके नीचे का हिस्सा मिटा देता हूँ, तो ये कितनी बची, पाई आर, यानी कि ये चाप कितना हुआ, पाई आर हुआ। परंतु जब भी अर्धवृत्त बनेगा उसको ये व्यास ही तो आके अर्धवृत्त बनाएगा, तो ऊपर का हिस्सा तो चाप का हिस्सा पाई आर है, परंतु अब बाउंड्री कैसी दिख रही है, ये पूरा भाग तो बाउंड्री का हिस्सा है ही है, और ये भी है। आप अपना बगीचा खोल के थोड़ी रखेंगे, बाउंड्री लगाएंगे नहीं लगाएंगे। आप बंटवारा करोगे अपने घर में तो आपको बाउंड्री वॉल लगानी पड़ेगी, मालूम है कल कोई भी कब जाएगा फिर। तो पाई आर तो था ही था, परंतु ये कितना है, पूरा व्यास ही तो है, और व्यास किसके बराबर होता है, 2 आर, 2 बार त्रिज्या, ये एक त्रिज्या हो गई, ये एक त्रिज्या हो गई। तो कुल मिला के अब आपका जो परिमाप आया वो पाई आर प्लस 2 आर, इसीलिए आर कॉमन और अंदर आपको पाई प्लस 2 दिख रहा होगा। ठीक है, तो वो किताब नहीं बता रही है, परंतु आपको समझना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि एक बार टीयर 1 का एक 2016 का प्रश्न था, और इसी का हम बनवा रहे थे वहाँ पे एसएससी का, तब यही प्रश्न पूछा था, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। मैं वही सोचा ये पूछने लायक बात तो थी नहीं, परंतु बच्चों ने भी गलत आंसर किया, तो मुझे लगा अच्छा इसीलिए पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है आपको समझनी। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान में रखिए, एरिया क्या होती है, एरिया अंदर की जगह होती है। ठीक है, एरिया का बाउंड्री से कोई लेन देन नहीं है, वो अंदर की जगह है, जबकि परिमाप आपकी बाउंड्री है। ठीक है, चतुर्थांश क्या होता है आपको पता है, अब इसमें लिखा हुआ नहीं है, परंतु आपको समझना है, ये जो 1/4 हिस्सा होता है, इसको इंग्लिश में हम क्वाड्रेंट भी कहते हैं, हिंदी में इसे चतुर्थांश कहा गया। तो पूरी जगह का 1/4 हिस्सा है, तो पूरी जगह जितनी अंदर है उसका 1/4 हिस्सा क्षेत्रफल चतुर्थांश का होगा, यानी कि क्वाड्रेंट का होगा। अभी आप निकालिएगा खुद से चतुर्थांश का परिमाप कैसे निकाला है इसने। ठीक है, ये आपके लिए वो होमवर्क रहेगा, अभी आप बस लिख लीजिए, बस आपको वो निकाल के आना है, पर अगली बार अगर आप आएंगे तो चतुर्थांश का परिमाप इसने ऐसा क्यों लिखा है, पाई/2 प्लस 2 आर। ठीक है, चतुर्थांश में ये कोण कितना रहेगा, 90। वेरी गुड, क्योंकि पूरा 360 था, अब पूरे 360 वाली चीज का आप 1/4 कर रहे हो, तो 4 से कटेगा, 90 बनाएगा। वेरी गुड मैम, ये 90 रहता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये एकदम शुरू की चर्चा है, जहां हम ये डिस्कस कर रहे थे ड्राइंग बना के, जितना बड़ा कोण बनेगा उतनी ज्यादा क्षेत्रफल बनेगी। अब आप खुद सोचिए, 90 बनेगा तो ऊपर 90 आएगा, 180 बनेगा तो ऊपर 180 आएगा, तो जितना बड़ा कोण उतनी बड़ी क्षेत्रफल, जितना बड़ा कोण उतनी बड़ी क्षेत्रफल। चाप की लंबाई
थीटा बटे 360 इंटू 2πr। और ठीक है, ये दोनों बातें रटने के लिए नहीं है, ये दोनों आप समझ के भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इसको रटिएगा गलती से भी मत। हाँ, ये त्रिज्यखंड सेक्टर आप लिख लीजिए। ये अभी ऊपर अपन ने पढ़ा था त्रिज्यखंड, आप लिख लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं क्या लिखा है। अभी सोचिए मैं लिखता तब तो आपको बिल्कुल जन्मों जन्म नहीं समझ में आती थी वो बात, तो फिर भी किताब की लिखी हुई है। ये ध्यान में आ भी आपको, जहां हम लघु और दीर्घ की बात कर रहे थे। और ये बनाता कौन है, इसका निर्माण कौन करता है? 2 आपकी त्रिज्या और 1 आपका खंड, इसे ही बोलते हैं दीर्घ या लघु। छोटा हिस्सा लघु, बड़ा हिस्सा दीर्घ। तो यही हम चर्चा कर रहे थे ना, जितना बड़ा कोण बनेगा उतना बड़ा यहाँ पे क्षेत्रफल होगा। अब यही कोण इतना बड़ा बनता तो क्षेत्रफल ये पूरा गिना था ना, तो वही हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो ये बीच में अगर थीटा बन रहा है तो इसकी एरिया कितनी होगी वही बताने के लिए यहाँ पे ये चीज लिखाई जा रही है। अब आप समझिए, इसको रटने की जरूरत आपको बिल्कुल किसी को भी नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस के आधार पर काम करेंगे अपन। ये लिख लिया आप सबने? एक छोटी सी बात बताइएगा बस मुझे, बीच पे कितना कोण बनता है? 360। तो अगर 360 कोण बन रहा है तो हमें क्या दिख रहा है? पूरा एक वृत्त दिख रहा है, यानी कि पूरी πr² हमें दिख रही है एरिया। परंतु अब अगर थीटा बनेगा तो हमें कितनी दिखनी चाहिए? अब आप इसको ऐसे सोचिए ना, 360 चॉकलेट का मान πr² के बराबर है। 360 चॉकलेट का मान πr² के बराबर है। ये 14 फरवरी वाला दिन है। तो आप एक चॉकलेट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? πr² बटे 360, है ना। मैंने आपको कहा 10 चॉकलेट है 100 रुपए की, तो आप क्या करते हैं एक चॉकलेट का मान निकालने के लिए? 100 बटे 10 करते हैं। तो 1 डिग्री का मान कितना है? πr² बटे 360। अब आपको पता है कि कोई इंसान आके थीटा डिग्री कर रहा है, यानी कि थीटा चॉकलेट लेनी है उसको, इतनी चॉकलेट लेनी है, तो वो क्या करेगा? इसका दोनों तरफ गुणा करेगा ना। मैंने कहा आपसे 10 चॉकलेट का मान 120 है, आप बताइए 20 चॉकलेट का मान कितना होगा? अब पहले आप 10 चॉकलेट का मान 120, यानी कि एक चॉकलेट कितने की हुई? 120 बटे 10, 12 रुपए की। तब अब 20 का निकालना है तो आप 20 से गुणा करते हैं ना, कि मम्मी 240 रुपए पकड़ाओ, वही वाला हिसाब होता है। तो यहाँ पे भी अब आपको थीटा का मान निकालना है, 1 का पता है तो थीटा से गुणा कर दी। क्या ये वही चीज नहीं है जो अभी हमने लिखी हुई है? आप चेक करिए, बस उसमें थीटा के नीचे 360 लिखा है। अब वो कहीं पे भी लिखा है तो बटे में, है तो हर में। ये निकालने का आधार है, इसीलिए मैंने कहा आप ये रटिएगा मत। इसको आप इसकी परिमाप के लिए भी कर सकते हैं। अभी तो हम इसके क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, यानी कि ये अंदर की एरिया। अगर इसके परिमाप यानी कि इस हिस्से की बात करेंगे आप, तो आपके लिए वो कैसा दिखेगा? वो अब दिखेगा कि भाई पूरा जब 360 था वो कितना बना के दे रहा था परिमाप? 2πr। तो अगर अब सिर्फ 1 डिग्री की मैं बात करूं तो वो कितना परिमाप बना लेगा? यानी कि एक चॉकलेट की बात करूं तो वो 2πr बटे 360 बनाएगा। ठीक है, तो अगर मैं थीटा डिग्री की बात करूं तो थीटा डिग्री कितना बनाएगा? 2πr बटे 360 इंटू थीटा। यानी कि जितनी की आपको चीज निकालनी है वो आप थीटा कर दीजिए। इसको हम बचपन में 3री या 4थी क्लास में पढ़ते थे यूनिटरी मेथड के नाम से, कि 1 का मान निकाल लीजिए, फिर आपको दुनिया में जितनी चीजों का मान निकालना है आप आराम से निकाल सकते हैं। तो हम हमेशा क्या करते हैं? 1 का मान निकालते हैं और उसके बाद जिस भी चीज का पूछा है वो करते हैं। टफ से टफ प्रॉब्लम इसी चीज से सॉल्व होता है। ठीक है, ये आप बात याद रखिएगा, तो रटिएगा मत, उसको समझ के काम करिएगा। अब फटाफट क्वेश्चन करते हैं, 4-5 ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे मेरे ख्याल से। अच्छा, अभी कौन सी क्लास होगी आप लोग की? इकोनॉमी, आकाश सर? अच्छा, राघवेंद्र सर। 8:30 से कि 10 से उनकी? ठीक है, करिए 1-2 प्रश्न तो करिए, देखते हैं कहां तक खींच रहे हैं।
और इंग्लिश कौन, दीपिका मैडम पढ़ाएंगे? कितने मार्क्स का आ रहा है इंग्लिश आप लोग का? 10, 20, 10। ठीक है, आपके 2014 के पेपर का ही प्रश्न है हॉस्टल वार्डन का। पाई की वैल्यू आप सभी को पता है ना कितनी होती है? 22/7। जहां पे 3.14 लेनी होगी वो प्रश्न खुद बताएगा, भाई सुनना, आगे पाई लिख देगा ऐसा, तो तब आप उसकी बात सुन लीजिएगा। एक कार का पहिया जिसकी त्रिज्या 1 फुट है 7 चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? हाँ जी, क्या आ रहा है मैडम आपका आंसर? बी, 44। ये एक बार हमने पहले भी यही सेम प्रश्न करा हुआ है ना। ठीक है, आप लोग का बन गया था मैम? आप मान के चलिए अगर मैं यहां से गिनती चालू करता हूं तो जब ये पूरा एक चक्कर लगाएगा तो ये क्या इतनी पूरी दूरी ही तो वापस खत्म करेगा, हाँ या ना? और 7 चक्कर लगाएगा तो 7 बार इतनी दूरी खत्म करेगा। ये दूरी है क्या? ये परिमाप ही तो है इसका। ठीक है, तो 7 बार में क्या करेगा? 7 बार में 7 बार परिमाप करेगा, यानी कि अर्थात 7 इंटू परिमाप कितना होता है? 2πr। 2 इंटू पाई कितना होता है? 22/7। ठीक है, उसका कोई मन नहीं है कि वो आपको परेशान करे, इसीलिए वो चीजें आराम से देगा। आर कितना था? 1, तो 2 इंटू 22 44। 44 फुट आपका उत्तर। ठीक है, अब देखिए इतना इजी प्रश्न कैसे कोई पूछ सकता है? खींचा गया चित्र क्या है? ये आप लोग के 2014 का ही पेपर का प्रश्न है, आप चेक करिएगा। अगर आपके पास नहीं होगा वो पेपर तो आप मुझसे मांग लीजिएगा, मेरे पास दोनों के PDF पड़े। ठीक है, क्या है? समलंब है। समांतर तो किसी हालत में नहीं हुआ, आयात किसी हालत में नहीं हुआ, तो चतुर्भुज कहेंगे कि समलंब कहेंगे? ठीक है, समलंब कहेंगे कि क्या चतुर्भुज कहेंगे? पक्का? सोच के बताइए क्या कहेंगे? समलंब कहेंगे। सिर्फ ड्राइंग के आधार पर आप नहीं बता सकते, उसको कम से कम ये लिख के देना पड़ेगा कि बॉस ये दोनों समान है। जब तक वो नहीं लिख के दे रहा है आप खुद से नहीं मान सकते, आपको चतुर्भुज मार्क करना पड़ेगा। वो खुद से बताएगा कि ये और ये दोनों समांतर है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक जो आपका युग्म है, यानी कि एक आपका पेयर क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए, और केवल एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो जब तक वो या तो ऐसा एरो बना के नहीं दे दे या खुद से ऐसा लिख दे, तब तक हम कैसे मानेंगे? ठीक है, बस ड्राइंग के आधार पर आप नहीं जा सकते, कौन कैसा दिख रहा है उसके आधार पर आप उसको परख नहीं सकते हो, है ना? तो ये बात आपको याद रखनी है। इसको चतुर्भुज कहना ज्यादा बेहतर विकल्प होगा। हाँ, ये अगर ऐसा लिखता कि AB ऐसा DC, तो मैं सीना ठोक के आपको बोलता आप मार्क करो इसको समलंब। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको बस ध्यान में रखनी। अब जैसे ये वाला प्रश्न आप बनाने की कोशिश करेंगे क्या? ठीक है, बनाइए, चलिए आराम से। ये भी 2014, पर अब मेरे को लगता है उतने पुराने प्रश्न पैटर्न चेंज हुए हैं काफी, चेक करिएगा। नहीं, बस 2-5 मिनट आया तो नहीं है ना अभी सर वगैरह? आएंगे तो बस मेरे को एक बार बता दें आप लोग। मेरे ख्याल से राघवेंद्र सर का क्लास है। राघवेंद्र सर तो आइच नहीं है, आइच नहीं है। हिंदी का क्लास आपका 8:30 तक खत्म हो जाता था? नहीं, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो वृत्त की नई परिधि तथा नए व्यास का अनुपात क्या होगा? बहुत आसान प्रश्न है। ए पक्का? इतना आसान? π/1।
चलिए किसका किसका, आपका नाम क्या है मैडम? मंजू। आप इधर भी ऐसा ही में ही बैठी थी कि एक आध बार? नहीं, हम लोग ऐसा ही थे, लेकिन हम लोग व्यापार वाले थे तो। अच्छा, रीजनिंग के लिए तब आप बैठे थे। वही मैं बोला ये शक्ल पहचानी लग तो रही है मेरे को। हाँ ठीक ठीक, समझ गया मैडम। नीतू मैम, उनसे पूछने से आंसर थोड़ी आ जाएगा। चलिए देखिए, बहुत आसान प्रश्न है, इससे आसान नहीं होंगे प्रश्न। अभी तक अगर चीजें ऐसी थी, ठीक है, तो हम सभी को पता है कि अगर ये r है, ठीक है, तो आपका व्यास कितना होता है? 2 गुना इसका 2r, और परिमाप कितना होता है इसका? 2 पाई r। ये अभी तक हम सभी को पता है। इसने क्या किया? छेड़खानी, r को 1 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया। तो अब r कैसा दिखेगा? ड्राइंग से भी बता देता हूं, थोड़ी बड़ी ड्राइंग बन जाएगी। ये कितना हो गया? r+1। ये कितना हो गया? r+1। तो अब जो नया परिमाप आएगा वो कितना आएगा? 2 पाई r की जगह r+1 आएगा। ठीक है, अब जो इसका वो था, क्या बोलते हैं, डायमीटर को, व्यास, वो कितना था? 2 गुना इस रेडियस का, तो 2 गुना r+। ठीक बात है। तो अब इनका जो वो पूछा गया, अनुपात ही पूछा गया ना। हाँ, तो ऊपर इसका पूछा गया, ऊपर लिखा गया है परिधि और नीचे है व्यास। तो 2 पाई r+1 और नीचे है 2r+1। r+1 को काट देगा, बचेगा क्या? 2 को काट देगा, ऊपर से पाई बचा। तो ऊपर अगर पाई बचा है तो नीचे हमेशा 1 तो है ही है, लिखना हम जरूरी नहीं समझते। तो यहाँ पे क्या हुआ? पाई बटे 1। बहुत आसान था प्रश्न, आपको बस ये देखना है कि क्या हो रहा है। अब इसी को 2 सेंटीमीटर से बदल देता तो भी बस 19-20 ही आंसर बदलता थोड़ा सा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपसे बननी चाहिए सबसे, क्योंकि पेपर के प्रश्न नहीं है, क्योंकि मैंने जो प्रश्न लिए वो थोड़े और इससे अच्छे लेवल पे रहेंगे। ये है 2016 का प्रश्न। नीचे दिए गए चित्र में वृत्त सी का क्षेत्रफल 9 पाई है। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र में वृत्त सी का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो वर्ग PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत आसान। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? अभी हमने चतुर्भुज में लिखा है उसे, भुजा का वर्ग। ठीक है, इंग्लिश में उसे आप L² कहेंगे। ठीक है, वृत्त सी का क्षेत्रफल 9 पाई है, अर्थात आप सभी को पता है क्षेत्रफल होता कितना है? पाई r²। अगर ये 9 पाई के बराबर है, देखिए पाई और पाई तो कट गए, r का वर्ग अगर 9 है तो आप सभी को समझ गया कि r 3 है। यहां तक बात ठीक थी, क्योंकि 3 का ही वर्ग 9 हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता। तो अब आपको क्या समझ गया? रेडियस 3 है, पर रेडियस होती क्या है वो तो ड्राइंग में आपको बनानी पड़ेगी। ये भी 3 हुआ, ये भी 3 हुआ, ये भी 3 हुआ, ये भी 3 हुआ, और हर एक चीज 3 हुई। हम बना नहीं रहे, हम यहां से यहां क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अब हमें दिख रहा है कि ये जो वर्ग है इसको छूता हुआ ही तो जा रहा है, स्पर्श करते हुए ही तो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ग की भुजा होगी वो कितनी होगी? इस 3 और 3 कितना हो गया? 6 के बराबर। तो अगर ये 6 के बराबर है तो ये भी 6 के बराबर है, क्योंकि वर्ग की तो खासियत यही है ना कि सारा कुछ सेम होता है। तो 6 और 6 कितना, मतलब 6 का वर्ग कितना हो गया? इसका एरिया 36 सी। ठीक है, आसान रहेंगी चीजें। इसी को वो लिख देता 16 पाई है। ठीक है, अगर इसी को वो लिख देता 16 पाई है, ठीक है, तो आपका क्षेत्रफल कितना आता वर्ग का? अगर वो लिखता 16 पाई क्षेत्रफल है वृत्त का,
अब मैंने बोला 16 पाई बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा और वर्ग का जो परिमाप आएगा वो कितना आएगा। यहां से अब आप समझ गए कि रेडियस 4 आएगी, लिखने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, रेडियस 4 आई अगर, तो ये 4 हो जाता, ये 4 हो जाता, कुल मिला के वर्ग की भुजा कितनी होती 8। अब अगर वर्ग की भुजा 8 तो इसकी अगर आप एरिया निकालेंगे तो 8 स्क्वायर 64, और इसका क्षेत्र माफ करिएगा परिमाप निकालेंगे तो 8 चौके 32। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है वो, एरिया भी पूछ सकता है, परिमाप भी पूछ सकता है, उस पर निर्भर करता है। सेम प्रश्न अपन ने पूछा है। ये तो फिर भी बहुत ज्यादा चीख चीख के जानकारी दे रहा है, सभी कुछ बता दे रहा है वो। मैंने वहां पे बहुत कम बताया था पर फिर भी बच्चों का बना था, आप लोग का माफ करिएगा बच्चे। वृत्त के केंद्र से एक बिंदु P की दूरी 13 सेंटीमीटर है। ये वाली P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी कि ये टेंजेंट है। आप सभी को पता है कि केंद्र से जब भी स्पर्श रेखा के उस बिंदु पर आप छुएंगे तो आपको 90 डिग्री का मान मिलेगा। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, बहुत आसान। आपको देखना वही है जो ये दिखाना चाह रहा है, ये दिखा रहा है। 5 आ गई, बहुत बढ़िया। पाँच सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आप सबका ध्यान इस त्रिभुज में जा रहा है जो कि क्या है, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण, सबसे बड़ा। ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा कोण उतना बड़ा भुजा मिलती है, ये बात हम सबने सीखी हुई है। तो ये कितनी दी हुई है 13, तो 13 का वर्ग बराबर ये 12 का वर्ग प्लस कुछ जो भी हमें निकालना है, ये त्रिज्या का वर्ग। ठीक है, तो ये हो गया 169, ये है 144। 144 में आप क्या जोड़ेंगे तो ये 25 होना चाहिए। अगर r स्क्वायर 25 है तो r कितना हो गया 5 के। ठीक, आसान है ये। चलिए इसका उत्तर मुझे दीजिएगा, पढ़िए। आपको विजिबल नहीं होगा तो मैं, दिख रहा है आप लोगों को, पीछे वालों को भी। किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा 10.1 सेंटीमीटर, सिर्फ हाथ खड़े करिएगा। पेन उठा रहे हैं तो फिर हम सीख नहीं रहे। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? मैंने 2-3 बार एक ही चीज चीख चीख के आज बोली है, उसी के आधार पर ये प्रश्न। सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा, डेफिनेशन व्यास की क्या है कि वो सबसे बड़ी जीवा होती। तो आपको क्या ये इन शॉर्ट आपको डायरेक्टली यही बताना चाह रहा है कि व्यास ही 10.1 है, तो 2r बराबर 10.1 है। ठीक है, ये 10 के बराबर रहते तो आपकी वो त्रिज्या कितनी आती 5, परंतु अब 5 से बड़ी आएगी ना, अब 5 से बड़ी आएगी, तो ये तो उत्तर हो नहीं सकता। 5 सेंटीमीटर से अधिक ही होगा, उसके बराबर हो ही नहीं सकता। अब 5 सेंटीमीटर से कम हो गई, कायदे से ये कितनी आएगी 5.05, 5.05 आएगी। ठीक है, 10.1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको 5.05। ठीक है, तो ये बहुत आसान प्रश्न था, आपको बनाना था सबको ये। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर और केंद्र और जीवा के बीच लंबवत दूरी, सिर्फ वर्ड्स को पकड़िए, आपको आज सब पढ़ाया गया ये सब, जीवा, लंबवत। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर केंद्र से मैम हाथ खड़े करिएगा बस, क्योंकि फिर बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पाँच। ठीक है, देखिए ड्राइंग बना लीजिए तुरंत, आपको पता है सबसे आसान जीवा यही बना सकते हैं आप। केंद्र से अगर इस पे लंबवत किया गया है तो ये इक्वल हिस्से में बटेगा कि नहीं, ये पढ़ा है हमने शुरू में। तो अगर ये पूरा 8 किलोमीटर है तो 4 किलोमीटर के 2 भाग में बढ़ गया। ये केंद्र है का बिंदु आ गया आपका, और ये लंबवत दूरी 3 दे रखी है।
तो ये भी हमें मालूम है जब भी ये इसको बांटेगी तो क्या करेगी, यहाँ पे लंबवत बना रही है 90 बना रही है। अब आप इसको ऐसे जोड़ दीजिए, ये त्रिज्या हो गई, परंतु ये आपको क्या मिला, ये ओ पी कुछ भी नाम दे दीजिए ए, ये आपको एक छोटा सा त्रिभुज ही मिला जो समकोण है। इसमें ये क्या है, रेडियस, तो रेडियस स्क्वायर यानी कि ये जो कर्ण का वर्ग बराबर 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, ये आपका आ गया 9, 16, 25, तो 25 बराबर अगर आर स्क्वायर है तो आर हो गया 5। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए लिख लीजिए, सर आ गए हैं क्लास, वो लेंगे अब आगे। ठीक है, इसको आप बना के आइएगा, मेरे को बहुत खुशी होगी। एसएससी का प्रश्न है पर आप भी ट्राई करिएगा। ठीक है।